कैलकुलस तो सारा कर चुके हैं, है ना, सारा तो कैलकुलस हो गया है, तो इतना नहीं है, आधा, आधे से कम ही देखो, है ना। और वैसे तो सिलेबस तो लाइव है, वैसे रिकॉर्डेड तो तुम्हारे पास सारा है ही, है ना। गुड इवनिंग भावना। तो कल हमने लास्ट चीज़ क्या पढ़ी थी जाते जाते, आकाश राम राम, हम एनालिटिक फंक्शंस पढ़ रहे थे और फिर सीआर इक्वेशंस का डिस्कशन कर रहे थे, है ना। आज हम आगे बढ़ाएंगे हमारी बात को और हम देखेंगे हार्मोनिक फंक्शंस को। हार्मोनिक फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, हार्मोनिक फंक्शंस क्या होते हैं। नहीं नहीं, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी है। फिर इसके बाद थोड़ा 11वीं 12वीं का करा देना, ठीक है। अंकित गुड इवनिंग। इसमें भी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का तो कर ही लिया, कॉम्प्लेक्स तो हमने इसके अंदर कर ही लिया है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो हमने निपटाया, इसी के अंदर भी 11वीं का टॉपिक किया है। इसके बाद मैं वेक्टर्स करा दूंगा, वेक्टर अलजेब्रा कर लेंगे, कहोगे तो फिर वेक्टर का एक टॉपिक हो जाएगा और यूजीपीजी का भी हो जाएगा। हार्मोनिक फंक्शंस देखो क्या है, एक्चुअली डी ट्रिपल एस बी में सारा का सारा काम तुम्हारा यूजीपीजी का ही तुम्हें दिखेगा, इसलिए मैं उस पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ, 11वीं 12वीं वाले पे मैं ज्यादा स्ट्रेस इसीलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि डी ट्रिपल एस बी में मेजोरिटी जो सवाल मिलेंगे तुम्हें वो यूजीपीजी के ही मिलेंगे, तो मैं सोच रहा हूँ इसमें जितना हो जाए वो सही है। 11वीं 12वीं तुम्हारे पास वैसे भी है, डी ट्रिपल एस बी के लिए कोई बुक नहीं है शोभना, ऐसा कुछ नहीं है, डी ट्रिपल एस बी का कोई फिक्स सिलेबस भी नहीं है, ये कोई मैं सिलेबस कोई कहीं से पढ़ के नहीं करा रहा हूँ, कोई सिलेबस नहीं है डी ट्रिपल एस बी का, कोई बुक नहीं है, तो ये समस्या है। चलो हार्मोनिक फंक्शन देखते हैं क्या होता है। कहता है कि ये फंक्शन या फिर ए सेकेंड ऑर्डर या ए फंक्शन यू विच इज डिफरेंशिएबल अप टू सेकेंड ऑर्डर, ए फंक्शन विच इज डिफरेंशिएबल अप टू सेकेंड ऑर्डर, हाँ ठीक है, अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ मैं, शाली राधे राधे आदर्श। ए फंक्शन यू विच इज डिफरेंशिएबल अप टू सेकेंड ऑर्डर एंड विच satisfies Laplace इक्वेशन इज हार्मोनिक फंक्शन। अभी लैपलेस इक्वेशन अगर वेक्टर कैलकुलस पढ़ते हैं तो वहां आती, लैपलेस इक्वेशन क्या होती है, लैपलेस इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है, डेल्टा स्क्वायर यू इज इक्वल टू 0, ये लैपलेस इक्वेशन होती है। लैपलेस इक्वेशन के अंदर क्या होता है, डबल डेरिवेटिव्स होते हैं, पार्शियल डबल डेरिवेटिव, ये लैपलेस इक्वेशन होती है। फिर जब यू इसके अंदर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या फिर मैं क्या कह सकता हूँ, और यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों पार्शियल एक्स के रिस्पेक्ट में दो बार पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो, वाई के रिस्पेक्ट में कर दो, दोनों को जोड़ दो, अगर उनका सम 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है। क्या ये बात क्लियर होगी, ये क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है। वो मुश्किल है, डिफरेंशियल तो शायद कर लें हम, टोपोलॉजी तो नहीं करेंगे, मेरे को आती भी नहीं है। टोपोलॉजी मुझे आती नहीं। हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है, तो हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, ये होता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दूँ, चेक करो क्या ये फंक्शन हार्मोनिक है। यू एक्स वाई मैंने एक फंक्शन दे दिया मान लो तुम्हें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या ये फंक्शन हार्मोनिक है, बताओ क्या ये फंक्शन हार्मोनिक है। क्या ये फंक्शन हार्मोनिक है, बताओ। चेक करो, है, क्या करेंगे, u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 2x आएगा, u का x के रिस्पेक्ट में दो बार पार्शियल डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव माइनस 2y आएगा, y के रिस्पेक्ट में दो बार पार्शियल डेरिवेटिव माइनस 2 आएगा, अगर दोनों को ऐड करेंगे यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई तो कितना आएगा, 2 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक रिजल्ट आता है जो सिर्फ तुम्हें रिजल्ट की तरह ही ध्यान रखना है, कहता है कि f अगर f एक हमारा फंक्शन है u प्लस आयटा v, है ना, एफ जेड, u प्लस आयटा v एक फंक्शन है ना, वेयर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई, जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन एंड ऑल्सो एंड यू इज ए हार्मोनिक फंक्शन, अगर यू हार्मोनिक है, रियल पार्ट वाला जो फंक्शन है ना वो हार्मोनिक फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर जो यू वाला है वो क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है। तो कहता है कि अगर यू का हम दो बार पार्शियल डेरिवेटिव कराएं, एक बार जेड के रिस्पेक्ट में और एक बार जेड के कॉन्जुगेट में, तो वो हमेशा 0 आता है, इसको ऐसे ही ध्यान रखना है तुम्हें कि अगर एक हार्मोनिक फंक्शन है तो उसका जेड के रिस्पेक्ट में और जेड कॉन्जुगेट के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो वो कितना आएगा, वो 0 आएगा, क्लियर। अब तो ये बात हो गई। अब यहां से एक छोटी सी बात आती है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट, जो यहाँ का मेन टॉपिक है। हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है ये देखो, ठीक है, क्या कहता है
ए फंक्शन g is harmonic conjugate of f. A function g is harmonic conjugate of f if, मतलब एक फंक्शन का हार्मोनिक कॉन्जुगेट एक दूसरा फंक्शन होगा अगर if f and g are both harmonic, if f and g are both harmonic, f और g दोनों के दोनों क्या है, हार्मोनिक है. if f and g are both harmonic and the partial derivatives of f and g, f और g के जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है ना वो सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें. द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ f and g सेटिस्फाइज सी आर इक्वेशंस. वो क्या करें, सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें, सेटिस्फाइज सी आर इक्वेशन. अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम बोलेंगे कि एफ और जी एक दूसरे के क्या है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट है. जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं. इसका एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करना भी तो एक टास्क है. कैसे बनाया यार, इसका एग्जांपल तो देखना पड़ेगा. मेरे पास बुक नहीं है. एक सेकंड रुको, मैं एक बुक लेकर आता हूं, उसमें एग्जांपल मिल जाएगा. सॉरी सॉरी, चेक इफ यू एंड वी आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स. मैंने म्यूट किया था ना, वो ऑन ही नहीं किया. चेक करके बताओ क्या ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स हैं या नहीं. ये कह रहा है, ठीक है. देखो तो जैसे जो क्वेश्चंस में यूथ में अरिहंत में क्या है क्वेश्चन टीचिंग दिए रहते हैं, वो प्रैक्टिस के लिए दिए रहते हैं अंकित. एक आधा क्वेश्चन मैच हो जाए, आ जाए, ऐसा नहीं है कि सेम वही क्वेश्चन उठा के आएगा ना, ऐसे तो कभी नहीं होता है. क्वेश्चन तो नया ही आएगा, यही उम्मीद करें, पर कंसेप्ट तो वही होते हैं. अब मैं ये इतना बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा, इतना बड़ा क्वेश्चन तो किसी टीचिंग एग्जाम में नहीं आएगा कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स हैं या नहीं, ये चेक करो, ये तो कहीं नहीं आएगा. पर इससे कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा, फिर तुम तुरंत कर पाओगे, है ना. तो हम क्वेश्चन थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं. तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट होने के लिए दो बातें हैं कि पहले तो क्या होंगे, दोनों हार्मोनिक फंक्शन होने चाहिए. सबसे पहली बात तो ये कि ये हार्मोनिक फंक्शन है. अगर ये हार्मोनिक फंक्शन ही नहीं है तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट की तो बात ही खत्म हो गई. तो ये तो हमने चेक किया है कि यू तो हार्मोनिक है, ये तो हम चेक करके बैठे. वी की और बात करते हैं, क्या वी हार्मोनिक है, ये देखेंगे. तो वी का हार्मोनिक देखने के लिए वी के दोनों डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे. अच्छा, डेरिवेटिव इसके भी निकाल लो, जरूरत इसकी भी पड़ेगी क्योंकि हार्मोनिक कॉन्जुगेट करना है तो डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी. यू एक्स एक्स इसका कितना आया, 2 आया. यू वाई वाई इसका कितना आया, -2 आया. इसका देखो एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, वी का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, माइनस का वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना. और एक्स के रिस्पेक्ट में नीचे वाले का करोगे तो 2x हो जाएगा. ठीक है, ये हो गया माइनस का 2x वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक है, और वी वाई अगर करोगे, वाई के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव कितना आएगा, डिवीजन रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर. अब ये हम फंक्शन खुद से नहीं बना सकते ना, बहुत टेढ़ा काम है, बहुत टेढ़ा काम हो जाता है. माइनस वाई एज इट इज, ये हो जाएगा 2y. तो ये बन गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर. ये हो गया, ठीक है. अब इसका एक एक बार और पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, इसका हम एक एक बार और पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे. कर लोगे एक एक बार और इसका पार्शियल डेरिवेटिव, मैं डायरेक्ट चिपका दूं या कर लोगे, यहाँ पे भी डिवीजन रूल लगेगा, यहाँ पे भी डिवीजन रूल लगेगा, टाइम वेस्ट होगा फालतू में. तो वी एक्स एक्स कितना आ रहा है, मैं बुक में से ही देख के लिख देता हूँ, 6x स्क्वायर वाई माइनस का वाई क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगी, एक पावर कॉमन आके कटी होगी. और वी वाई वाई कितना है, माइनस का 6x स्क्वायर वाई प्लस में 2y क्यूब
अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करने पे जीरो तो नहीं आ रहा। अच्छा यहाँ पे 2y क्यूब करो, यहाँ पे 2y क्यूब करो। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो जीरो हो जाएगा। देखो ऊपर 6y एक्स स्क्वायर वाई माइनस का 6x स्क्वायर वाई माइनस का 2y क्यूब प्लस का 2y क्यूब, तो जीरो हो जाएगा, है ना सारा का सारा। तो 0/0, तो ये हार्मोनिक तो है, u और v दोनों हार्मोनिक तो हैं। अब हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स की बात करते हैं, है ना। तो ux और vx की बात करो, क्या ये CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं? मतलब कहने का मतलब u, जैसे तुमने क्या बनाई थी, हमारी जो CR इक्वेशंस थी वो क्या थी कि ux किसके बराबर होना चाहिए, vy के, और uy किसके बराबर होना चाहिए, माइनस vx के। यही बनाई थी हमने, uy किसके बराबर होना चाहिए, vx के, है ना। अब ये कैसे दिखाओगे कि ये जो है ये इसके पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो क्या नहीं सेटिस्फाई कर रहे, वो हमारे CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, है ना। तो कैसे दिखाएं, ये भी एक टास्क ही है यार, ये भी एक टास्क ही है ना। तो हम इसका इनडायरेक्ट मेथड लेते हैं, ऐसे तो बहुत लंबा सवाल हो जाएगा, हमें इसका इनडायरेक्ट मेथड ढूंढना पड़ेगा। बुक वाले ने तो सारे पार्शियल डेरिवेटिव को चेक कर करके देखा है, ऐसे तो नहीं बात बनेगी। इसका एक इनडायरेक्ट मेथड ढूंढना पड़ेगा हमें, डायरेक्ट तो बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, कल हमने देखा था कि अगर हमारा एफ क्या है, हमारा एफ एनालिटिक है, अगर फंक्शन मेरा एनालिटिक है तो वो क्या करेगा, वो CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। अगर मेरा फंक्शन एनालिटिक है तो क्या वो CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, कल मैंने ये कहा था। इसका नेगेशन लिखो, इसका नेगेशन अगर मैं लिखूंगा तो क्या होगा कि अगर CR इक्वेशन नहीं सेटिस्फाई करेगा तो हमारा फंक्शन एनालिटिक भी नहीं हो सकता। या मैं ये बात बोलूं कि अगर मेरा फंक्शन एनालिटिक नहीं है, एफ इज नॉट एनालिटिक, तो अगर मेरा फंक्शन एनालिटिक ही नहीं है तो फिर वो CR इक्वेशन को भी नहीं सेटिस्फाई करेगा। क्या मैं ये बात बोल सकता हूं, CR इक्वेशंस नॉट सेटिस्फाइड। अगर मेरा फंक्शन एनालिटिक ही नहीं है तो वो CR इक्वेशंस को भी नहीं सेटिस्फाई करेगा, ये बोल सकते हैं। क्योंकि फंक्शन एनालिटिक होता तो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता, फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। पर यार मैं तो इसको लेके कंफ्यूज हो रहा हूं, क्योंकि CR इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो क्या फंक्शन एनालिटिक हो सकता है, नहीं हो सकता ना। देखो हमने देखा था कि एनालिटिक होने के लिए CR इक्वेशन भी सेटिस्फाई करे और साथ में कॉन्टिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव भी होने चाहिए। ये दो चीज होंगी, जब जाके हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। तो अगर CR इक्वेशन ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर एनालिटिक तो बिल्कुल नहीं हो सकता ये। ठीक है, तो हम कोशिश करें, अगर हम ये दिखा दें कि ये फंक्शन एनालिटिक ही नहीं है, एनालिटिक के लिए ये करेंगे ना, एनालिटिक के लिए CR इक्वेशन का यूज करेंगे, हम फंक्शन बनाएंगे CR का। ठीक है, हम्म, ठीक है। तुम इस बात को ना, देखो ये मैंने नेट वाली बुक में से लिया तो इसने इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिया है, तुम इस डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर लो, ये लिखो ही मत, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना। यहाँ पे और लगा के एक चीज लिख लो, इस बुक के अंदर ये वाली चीज ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके ही दी हुई है। तुम इसको कैसे लिखो, तुम इस चीज को ऐसे लिखो, एकदम सिंपल सी बात, ऐसे लिखो। हाँ, तुम ये लिखो कि इफ यू एंड वी आर हार्मोनिक, यू और वी हार्मोनिक होने चाहिए, यहां से काफी आसान हो जाएगी बात। इफ यू एंड वी आर हार्मोनिक एंड, इससे जो हमारा फंक्शन बने ना u प्लस आयोटा वी, इससे जो ये हमारा फंक्शन बने u प्लस आयोटा वी, ये क्या हो जाए, एंड इज एनालिटिक, ये हमारा एनालिटिक हो जाए साथ के साथ। ठीक है, इफ यू एंड वी आर हार्मोनिक एंड f इज इक्वल टू u प्लस आयोटा वी, एनालिटिक हो जाए फंक्शन, तो हम क्या कहेंगे, देन यू एंड वी आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स। ये भी हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स की एक दूसरी डेफिनेशन होगी, ये ज्यादा बेटर है, उसको तो चेक करने में ही मारे जाएंगे हम। क्या कहता है कि u और v हार्मोनिक होंगे, और अगर इससे बनने वाला जो फंक्शन है, अगर ये फंक्शन हमारा क्या हुआ, एनालिटिक हुआ, तो हम क्या कह देंगे कि ये फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, तो ये u और v हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो जाएंगे एक दूसरे के। तो हमने ये तो देख लिया, हमने ये तो देख लिया कि ये दोनों फंक्शन एनालिटिक तो हैं। अब इनसे बनने वाला फंक्शन f इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या ये फंक्शन एनालिटिक है? इस फंक्शन को एनालिटिक होने के लिए जो इसके पार्शियल डेरिवेटिव है वो कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए और CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या ये CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? देखो, क्या ये CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? क्या ux vy के बराबर आ रहा है? देखो, हाँ, अगर फंक्शन CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो कोई जरूरी नहीं है कि वो एनालिटिक होगा, ये बात ठीक है, पर अगर वो CR इक्वेशन को ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो एनालिटिक नहीं हो सकता। बिल्कुल दीपिका, क्या ux vy के बराबर है? ux vy के बराबर है? नहीं है ना, तो ux vy के इक्वल नहीं है और uy माइनस vx के इक्वल नहीं है, uy इज नॉट इक्वल टू माइनस vx, तो ये CR इक्वेशन को ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कह देंगे कि ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स नहीं है, CR इक्वेशंस आर
नॉट सेटिस्फाइड। तो ये तुम्हारा हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स नहीं बनेंगे एक दूसरे के। समझ आ गई बात? ये बेटर तरीका, वो डेफिनेशन कंफ्यूजिंग है, ठीक है। अब यहाँ से दो छोटे छोटे से रिजल्ट्स हैं, ये देख लो क्या कहता है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। इसने फिर ये रिजल्ट की तरह ये फॉर्म, देखो एक्चुअल कोर डेफिनेशन तो यही है, एक्चुअल कोर डेफिनेशन तो यही है हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स की। ये तो एक तरीके का रिजल्ट है, फिर इसने आगे नेट में रिजल्ट की तरह दिया हुआ है। बाकी कोर डेफिनेशन तो वही है ऊपर वाली, पर वो बहुत लेंथी हो जाएगी, ठीक है। कहता है पहले में यही कहता है, इफ यू एंड वी आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर, इफ यू एंड वी आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर, देन एफ इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी इज एनालिटिक। तो ये फंक्शन फिर एनालिटिक होगा। अगर ये एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते तो ये एनालिटिक होता। समझ गए ना बात? क्योंकि वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट एनालिटिक नहीं था, तो वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी नहीं थे। दूसरी बात क्या कहता है, इफ, या फिर हम कहेंगे क्या, रियल वैल्यूड फंक्शंस, टू रियल वैल्यूड फंक्शन आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। टू रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शंस की बात कर रहे हैं, टू रियल वैल्यूड फंक्शंस u(xy) and v(xy) are harmonic conjugates of each other, are harmonic conjugates if and only if they are constants। अगर वो अगर दो रियल वैल्यूड फंक्शन एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट है तो फिर उनको कांस्टेंट ही होना पड़ेगा। समझ रहे हो? तीसरा क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है। कहता है कि अगर u और v, u f इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा v एक एनालिटिक फंक्शन है, इज एन एनालिटिक फंक्शन, अगर ये तुम्हारा क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन है, तो फिर क्या कहता है, क्या लिख दिया मैंने, प्लीज राइट देन इन वन, क्या लिख दिया मैंने, कुछ कहीं इंग्लिश की मिस्टेक कर दी क्या? इफ यू एंड वी आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर देन एफ इज, ठीक है, एनालिटिक। समझ गया, ठीक है। इफ f इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा v इज एन एनालिटिक फंक्शन, then the families of curves u is equal to c1 and v is equal to c2। देखो यहाँ पे दो वैल्यू u(xy) एक फंक्शन होगा, दो वेरिएबल्स का। इसको जब कांस्टेंट के बराबर रखोगे तो ये किन्हीं कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइंस, पैराबोला, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ से v(xy) इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी किन्हीं कर्व्स को रिप्रेजेंट करेगा, कोई भी कर्व हो सकते हैं। तो कहता है ये दोनों फैमिलीज एक दूसरे के साथ क्या होंगी, हमेशा ऑर्थोगोनल होंगी। अगर f क्या है, तुम्हारा एनालिटिक फंक्शन है, तो ये दोनों फैमिलीज हमेशा क्या होती हैं, आर ऑर्थोगोनल। देन द फैमिलीज आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। अब इसके अंदर कौन सी मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, देखो कहता है अगर u के पार्शियल डेरिवेटिव को x वाले को अगर v के x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कराओ, और अगर v के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है जो x का, उसको y के साथ कराओ, तो ये फिर पक्का कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये कंडीशन है। अब ये कंडीशन तुम ऐसे याद कर सकते हो, अगर f हमारा एनालिटिक है तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अगर f हमारा एनालिटिक है तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। अब यहां से एक और हम इंपॉर्टेंट बात पढ़ेंगे, एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। हम एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन को क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। हमें एक फंक्शन देगा वो, और हमें उससे क्या करना है, एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करना है। फर्स्ट टर्म में dv अपॉन dy, नहीं x ही आएगा, यहाँ y आएगा। ये मैंने गलत क्या लिख दिया, ये चीज सही लिखी है, ये चीज गलत लिख दी। u का x के रिस्पेक्ट में, v का x के रिस्पेक्ट में, u का y के रिस्पेक्ट में, v का y के रिस्पेक्ट में, वो चीज सही है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन करेंगे साथ साथ, ठीक है। तो पहला मेथड हमारा क्या होता है, मिलने थॉमसन्स मेथड। हमारी क्लास तक आते आते मेरी बैटरी डाउन हो लेती है अल्टरनेट डेज पे। मिलने थॉमसन्स मेथड, मिलने थॉमसन्स मेथड क्या कहता है, देखो इस मेथड के अंदर एक ही मेथड करेंगे बस। कहता है कि अगर तुम्हें किसी फंक्शन का रियल पार्ट दिया हुआ है तो तुम उससे एक एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है। हम क्या कहेंगे, इफ u(xy), इफ रियल पार्ट u(xy) इज गिवन, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एक एनालिटिक फंक्शन को। कैसे, देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे, फाइंड u(xy) एंड v u(y)xy, इसका दोनों x के और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे। फिर हम क्या कहेंगे, हम दो नए फंक्शन बनाएंगे, psi1z0, psi1z0 क्या होगा,
ये बनेगा तुम्हारा जब तुम इस पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर x को तो लिख दोगे z और y को लिख दोगे 0। तुम्हें क्या करना है, जो पहला पार्शियल डेरिवेटिव था उसमें x को तो लिख देना है z और y को लिख देना है 0, तो तुम्हारा psi1 फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, सेम काम तुम्हें कर लेना है psi2 z0। वो क्या होगा, y वाले में x को तो लिख दोगे z और y वाले को लिख दोगे 0। ऐसे लिख दोगे, बोलो ऐसे लिख देंगे। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, देन हम fz फंक्शन निकालेंगे, जो एनालिटिक फंक्शन होगा वो क्या होगा, कहता है कि इंटीग्रेशन कर दो psi1 z0 माइनस में आयोटा psi2 z0 dz। ये इंटीग्रेशन कर दो, जो ये फंक्शन बन के आएगा इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ये हमारा एनालिटिक फंक्शन बन के आएगा। ये हमारा क्या बन के आएगा, एनालिटिक फंक्शन बन के आएगा। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। 0z होगा क्या, नहीं भाई z0 ही होगा, 0z ही होगा आदर्श, z0 ही होगा, जो लिखा है सही लिखा है। ठीक है, z0 ही लिखा है, बुक का रेफरेंस मेरे सामने ही रखा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं। देखो दिया हुआ है तुम्हें, कंस्ट्रक्ट एन एनालिटिक फंक्शन, कंस्ट्रक्ट एन एनालिटिक फंक्शन whose real part is 2xy equal to e raised to the power x। एक बार ट्राई करो, नोट्स में आ जाएगा संजीव। x cos y माइनस का y sin y। एक बार ट्राई करो जरा, इसको इससे फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करो। अभी ठीक है, इससे एक बार एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करो, जैसे मैंने बताया, ट्राई करो एक बार, फिर एक और करेंगे। पहले क्या करेंगे, u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। जब u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे, क्या करोगे, u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, e रेज़ टू द पावर x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव कर दो, x एज इट इज cos y का कितना हो जाएगा, माइनस का sin y, और इसका पूरे का डेरिवेटिव 0, प्लस में x cos y माइनस का y sin y एज इट इज, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, e रेज़ टू द पावर x इसमें से कॉमन आ जाएगा, है ना। जब कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, माइनस का x sin y प्लस का x cos y माइनस का y sin y। ये तो आ गया x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। y के रिस्पेक्ट में करोगे तो e की पावर x तो कांस्टेंट ही बाहर रहेगा, x cos y का हो जाएगा माइनस का sin y, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, y एज इट इज sin y का cos y माइनस का sin y एज इट इज, और y का हो जाएगा 1, y का हो जाएगा 1। ठीक है, ये u y आ गया। अब जरा psi1 फंक्शन निकालो, psi1 z0। psi1 कैसे आएगा, जो ux है ux, इसमें x को तो लिखो z, x को तो लिखो और z, और y को लिखो 0। तो जहां जहां पे भी तुम्हें y दिख रहा है वहां लिख दो 0, और x को लिख दो तुमने ux, गलत निकाला है, e रेज़ टू द पावर x एज इट इज, गलत निकाला भाई, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, गलत निकाला है। x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना था ना इसका, इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव गलत कर दिया मैंने, x के रिस्पेक्ट में इसका 1 होगा तो ये cos y आएगा यहाँ पे, सही बात है, गलत कर दिया, वो वाला सही किया है। तो यहाँ पे सिंपली कितना बन जाएगा, cos y बन जाएगा, यहाँ पे सिंपली कितना बन जाएगा, cos y। ठीक बात है ना, ये आएगा। तो जहां जहां पे x है वहां वहां तो लिख दो z, y की पावर x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में किया तो cos y कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, ये डेरिवेटिव 0, क्योंकि ये पूरा का पूरा y का फंक्शन है। फिर ये पूरा फंक्शन एज इट इज e रेज़ टू द पावर x का e रेज़ टू द पावर x, e रेज़ टू द पावर x कॉमन ले लिया। तो x की जगह z रख दो और y की जगह पे 0 रख दो, इसमें इसमें इसमें, तो y की जगह 0 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ y की जगह 0 रखोगे तो cos y क्या बन जाएगा, cos y बन जाएगा 1, और x क्या बन जाएगा z, और वो हो जाएगा 0, y को 0 रखोगे तो psi1 फंक्शन आ गया 1 प्लस z, यही आया। psi2 क्या आएगा, psi2 z0, दूसरे वाले फंक्शन में क्या रख दो, x की जगह पे z रख दो, x की जगह पे z रख दोगे तो कितना हो जाएगा, और y की जगह 0 रखोगे तो देखो ये वाली चीज भी 0 हो जाएगी, ये वाली चीज भी 0 हो जाएगी, और ये वाली चीज, तीनों ही 0 हो रही है, तो ये तो पूरा का पूरा 0 ही बन गया। psi2 जो फंक्शन है वो पूरा का पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब हमारा जो एनालिटिक फंक्शन fz होगा वो कितना बन जाएगा, psi1 z0 माइनस का आयोटा psi2 z0। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो फंक्शन छोटा सा दे सकता है तुम्हें, बड़ा फंक्शन ना देके छोटा सा फंक्शन दे देगा, 2 स्टेप में होने वाला। ये तो हमने पूरा इक्वेशन कर लिया। तो ये psi1 z0 कितना है, psi1 z0
साई वन जेड जीरो आया, ई रेज टू द पावर जेड इंटू में वन प्लस जेड माइनस का आयोटा जीरो, तो ये तो जीरो हो गया। ठीक है, तो ये कितना बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर जेड वन प्लस जेड डी जेड। इसका इंटीग्रेशन किससे करोगे, बाई पार्ट से। तो इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट से कैसे करेंगे, वन प्लस जेड एज इट इज, ई रेज टू द पावर जेड का इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर जेड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव वन हो जाएगा इंटू में ई रेज टू द पावर जेड डी जेड प्लस सी। ठीक है वांशु, तो ये कितना हो जाएगा, वन प्लस जेड ई रेज टू द पावर जेड माइनस ई रेज टू द पावर जेड, ई रेज टू द पावर जेड को कॉमन ले लो, ई रेज टू द पावर जेड को कॉमन ले लोगे तो ये सी हो जाएगा, वन से वन कट गया, ई रेज टू द पावर इंटू में जेड या फिर जेड ई रेज टू द पावर जेड प्लस का सी, यही आएगा ना। इंटीग्रेशन देख लो, सही किया। ठीक है, आंसर भी मैच हो रहा है। एक और करें, एक क्वेश्चन और करें, बोलो। एक क्वेश्चन तुम ट्राई करो, कह रहा है कि फोर गिवन यू एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस वन, द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इज, तो एनालिटिक फंक्शन क्या होगा, ए जेड क्यूब माइनस थ्री जेड स्क्वायर प्लस, अब ये पेपर में एकदम आराम से आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत आराम से आ सकता है, 2-3 लाइन में होने वाला है। बताओ, मेरे ख्याल से वन होगा नितेश, वन ही होना चाहिए शायद तक तो यार, बोलो एक बार ट्राई कर लो जल्दी से। वेरी गुड, सबका सेम आ रहा है, रूबल गगन का, अच्छा दो का ही आया है, रूबल और गगन, गगन ने 3 बार कमेंट कर दिया, मुझे लगा कर दिया सोल्व। वेरी गुड ममता, दर्श का भी ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो और ये सेम चीज तुम किसके लिए कर सकते हो, एनालिट, अगर इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है तो सेम काम करना है, ठीक है, सेम फॉर इमेजिनरी, सेम फॉर इमेजिनरी पार्ट सेम ही रहेगा, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट के लिए भी ये का यही काम करना है, इमेजिनरी पार्ट के लिए भी हमें यही करना है। हिमांशु, संजीव, सौम्यदीप, रवीना, पुरन, दीपिका, निशांत, सबका ठीक है। यू एक्स निकालोगे तो क्या आएगा, यू एक्स थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे कितना आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का सिक्स एक्स वाई माइनस का सिक्स वाई हो जाएगा। साई वन फंक्शन कितना आएगा, साई वन जेड जीरो, इसके अंदर एक्स की जगह जेड रखेंगे तो थ्री जेड स्क्वायर प्लस का सिक्स जेड, और साई टू जेड जीरो कितना आएगा, इसके अंदर एक्स को जेड और वाई को जीरो, तो माइनस का, ये तो जीरो ही हो गया, ये तो जीरो ही हो गया, ये भी जीरो आ रहा है, तो तुम्हारा एफ जेड कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ थ्री जेड स्क्वायर प्लस का सिक्स जेड के प्लस में जीरो है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, थ्री इंटू में जेड क्यूब बाई थ्री प्लस का थ्री जेड स्क्वायर या फिर सिक्स जेड स्क्वायर बाई टू और प्लस का, ठीक है, थ्री इज द राइट आंसर, सही है। समझ गए इस बात को, बोलो कर दोगे ऐसा क्वेश्चन। यार एक गड़बड़ कर रहे हैं, मैं सोच तो रहा था एक गड़बड़ कर रहे हैं हम इसके अंदर, एक बार मैं इस बुक से और वेरीफाई करता हूँ, हमारे इन दोनों सवालों पे फर्क तो नहीं पड़ा, और हम एक गलत चीज़ कर रहे हैं, साइन की गड़बड़ी कर रहे हैं। एक सेकंड रुक जाओ, मेरे को वेरीफाई करने दो। ये हम गड़बड़ करने लग रहे हैं, ये गड़बड़ सही कर लो भाई। हाँ नहीं नहीं, सही तो है, यहाँ माइनस ही था, मैंने उस क्वेश्चन में गलती करी है। हाँ मेथड में तो सही बताया मैंने तुम्हें, मेथड में तो सही बताया है, माइनस ही आएगा।
मैं खुद यहाँ गलती कर रहा हूँ, यहाँ माइनस आएगा ना बीच में, ये वाली चीज़ माइनस आएगी, ठीक है, मैं खुद ही गलती कर रहा हूँ, सही बताया हुआ है। तो अब ये एक पार्ट तुम्हारा पूरा हो गया, एक पार्ट जो है ये तुम्हारा पूरा हो गया एनालिटिक वाला, ठीक है। अब हम आगे मूव करेंगे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का हम इंटीग्रेशन देखेंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन देखेंगे हम। देखो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन सर प्रैक्टिस के लिए अलग से कोई बैच लेने की जरूरत तो नहीं है, यहीं से हो जाएगा, हाँ यहाँ से सब हो जाएगा, मत चिंता करो, ठीक है। सेम क्वेश्चन है इमेजिनरी में, उस यू को वी बना ले संजीव, और कुछ नहीं करना, यू को वी बना लो, और क्या करना है उसमें, कुछ भी नहीं करना, उसके अलावा सेम है एकदम। यू वी एक्स निकालना है, वी वाई निकालना है, एक्स वाले में जेड जीरो, वाई वाले में जेड, वाई वाले में जेड जीरो रखना है, सेम सवाल है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन देखो, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन होते हैं हमारा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट काम निपट जाएगा, इसके अंदर ही सारा बस यही काम पूरा हो जाएगा, मेरे रेजिड्यू तक जाना है, इंटीग्रेशन के अंदर 2-4 थ्योरम्स हैं, ये चीज़ करेंगे और फिर ये पूरा हो जाएगा, कल लगभग लगभग इसको मैं कंप्लीट करा दूंगा, नहीं तो मंडे को तो हर हाल में पूरा हो ही जाएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में सबसे पहले आता है लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल हमने पहले भी डिस्कस किया था, मैं इसका तुम्हें सीधा क्वेश्चन ही कराता हूँ, ठीक है, जहाँ पे हम लाइन के अलोंग एक इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो ये क्वेश्चन है, इवेल्युएट, यहाँ पे मैं ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ूंगा, टू द पॉइंट ही चीज़ करूंगा, पर ये तुम्हारा DSSS के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखना। तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख ला कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के, आज ही जाके, आज तो नहीं कल देखना, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर DSSS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी के अंदर ये शायद पूछता ही नहीं है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मेरे को नहीं लगता आता है, मेरे को तो ध्यान है नहीं। जैसे कि इवैल्यूएट कह रहा है 0 से 1 प्लस आयोटा तक एक्स स्क्वायर माइनस का आयोटा वाई डी जेड अलोंग वाई इज इक्वल टू एक्स, ये क्वेश्चन है, जैसे कि क्या है, ये वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो क्या कह रहा है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है ना, हमारा जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है, 1 प्लस आइटा पॉइंट कहाँ मिलेगा, 1 प्लस आइटा पॉइंट यहाँ मिलेगा, यहाँ 1 प्लस आइटा मिलेगा, जहाँ पे एक्स भी 1 चलना पड़ेगा, वाई भी 1 चलना पड़ेगा। इस पॉइंट पे जाना है तुम्हें, किसके अलोंग, इस लाइन के अलोंग, वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन के अलोंग चल के इस पॉइंट तक चलते जाना है ऐसे, इस पॉइंट तक चलते जाना है ऐसे, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट बनेगा ये 1 प्लस आइटा है, तो जेड की वैल्यू यहाँ 0 से शुरू हुई, जेड की वैल्यू यहाँ 0 से शुरू हुई और जेड की वैल्यू 1 प्लस आयोटा तक जा रही है, ठीक है। तो हमें लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1 प्लस आयोटा इसीलिए दी हुई है। पहला काम तुम्हें यह करना है कि इस पूरे इंटीग्रेशन को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो, पहला काम क्या करना है, इस पूरे इंटीग्रेशन को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है तुम्हें, क्योंकि तुम्हें जेड भी क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, जेड क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। अब यहाँ पे रिलेशन हमें खुद दिया हुआ है ना, वाई इज इक्वल टू एक्स, इस रिलेशन का यूज करो और वाई की जगह पे एक्स रख दो। अगर मैं वाई की जगह पे एक्स रख दूंगा तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस आयोटा एक्स, यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, ये एक्स इंटू में 1 प्लस आयोटा बन गया, यानी कि जेड क्या आ गया, 1 प्लस आयोटा आ गया तुम्हारा, जेड क्या आ गया, 1 प्लस आयोटा। तो अब इस पूरे इंटीग्रेशन को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ से डी जेड तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा इंटू में डी एक्स हो जाएगा। तो देखो डी जेड से तो छुटकारा मिल गया, डी जेड से तो छुटकारा मिल गया, एक तरीके से सब्सटीट्यूशन बन गया तुम्हारा, कि जेड जेड को हम क्या रखना चाह रहे हैं, एक्स इंटू में 1 प्लस आयोटा, ये सब्सटीट्यूशन हो गया, ये मान लो। तो डी जेड की वैल्यू एक्स में आ गई, इस वाई को भी मैं एक्स लिख दूंगा क्योंकि वाई तो एक्स दिया हुआ है। अब लिमिट्स को एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लिमिट्स को एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि वैन एक्स इज इक्वल टू 0, अगर एक्स की वैल्यू 0 लोगे, सॉरी जेड की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो एक्स कितना आएगा, अगर जेड की वैल्यू मैं यहाँ 0 रखूंगा तो 1 प्लस आइटा डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स भी 0 आ जाएगा। और अगर मैं अपर लिमिट लूँ, अपर लिमिट क्या है, 1 प्लस आइटा, अगर मैं 1 प्लस आइटा लूँ जेड को, तो 1 प्लस आइटा लेंगे तो एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो एक्स की जो लिमिट्स है वो आ गई 0 से 1 तक। तो जो ये इंटीग्रेशन है मेरा, ये क्या ट्रांसफॉर्म हो गया, एक्स की लोअर लिमिट 1 है, अपर लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1 है, और ये क्या बन रहा है तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस का आयोटा एक्स, वाई की जगह भी मैंने क्या रख दिया, वाई की जगह भी मैंने एक्स रख दिया, और डी जेड, जेड की जगह पे डी जेड की वैल्यू क्या रखनी है, ये रखनी है 1 प्लस आयोटा इंटू में डी एक्स। अब देखो एकदम सिंपल सा इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया हमारा, एकदम सिंपल सा इंटीग्रेशन बन गया। अब तुम ये सोच रहे हो कि सर हमने जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्यों नहीं किया, जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन इसलिए नहीं किया ना भाई, ये जेड में बनेगा कैसे, इसको एक्स प्लस आयोटा की फॉर्म में लिखोगे कैसे, मान लो यहाँ पे यूं लिख देता है एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, मान लो इसकी जगह पे ये फंक्शन दे देता, तो फिर मैं इसको जेड स्क्वायर लिख देता सीधा, समझ रहे हो बात को। अगर ये क्वेश्चन ये पूछ लेता तुमसे, सेम क्वेश्चन दे देता और वो तुमसे कह देता कि एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर डी जेड है 0 से 1 प्लस आयोटा, तो फिर तो मैं इसको जेड स्क्वायर ही लिख देता, और फिर जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन जेड क्यूब बाई 3 हो जाता, समझ रहे हो मेरी बात। तो इसलिए मैंने इसको नहीं सोल्व किया ऐसे। अब इसको तुम सिंप्लीफाई करना जानते हो आराम से, तो 0 से 1 तक अंदर मल्टीप्लीकेशन कराओ, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस का आयोटा एक्स माइनस का आयोटा स्क्वायर एक्स डी एक्स, आयोटा स्क्वायर को -1 लिख देंगे, 0 से 1 एक्स स्क्वायर
प्लस आयटा एक्स स्क्वायर माइनस आयटा एक्स, आयटा स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस का एक्स बन जाएगा dx। इन सब का इंटीग्रेशन कर लो। जब इन सब का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस आयोटा एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस का आयोटा एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस का एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट 0 से 1। तो अपर लिमिट ही काम करेगी, लोअर लिमिट तो सारी 0 बन जाएंगी। तो हो जाएगा 1/3 प्लस आयटा बाई थ्री माइनस आयटा बाई टू प्लस 1/2। 1/3 में 1/2 को ऐड करोगे तो कितना बनेगा, रियल पार्ट को रियल में जोड़ दो और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में जोड़ दो। इमेजिनरी पार्ट में से आयटा कॉमन आ रहा है, वो बन जाएगा 1/3 माइनस 1/2। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 3 प्लस में आयटा यहाँ पे एलसीएम आएगा 6, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये कितना बन गया 5/6 माइनस आयटा बाई 6, ये भी कह सकते हो 5 माइनस आयटा बाई 6। ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। बोलो समझ में आया। तो ये लाइन इंटीग्रल हो गया बेसिकली हम यहाँ क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम एक वेरिएबल में रिड्यूस करके और फिर हमारा काम करना चाह रहे हैं। समझे कि नहीं समझे बताओ। यहाँ से हमें कोई खास मतलब है नहीं ज़्यादा, यहाँ से हमें कोई ज़्यादा खास मतलब है नहीं। सर 1 प्लस आयटा एज कॉन्स्टेंट बाहर नहीं जाएगा क्या, हाँ ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस आयटा को बाहर ले जाओ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। आदर्श मैंने तो ध्यान नहीं दिया, नहीं तो ले जा सकते थे आराम से, है ना। 1 प्लस आयटा को बाहर निकाल लेते, मैंने ध्यान नहीं दिया, बहुत छोटा इंटीग्रेशन हो जाता। 1 प्लस आयटा को बाहर निकाल लेना भाई, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई थ्री, और हाँ ये तो मैंने बहुत लंबा कर दिया, ध्यान नहीं दिया। मेरे दिमाग में चल रहा था एक्स का फंक्शन है, कॉन्स्टेंट है ना, वो बाहर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसको यहाँ से बाहर निकालना, इसको एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस आयटा एक्स स्क्वायर बाई टू लिमिट लगा के फिर मल्टीप्लाई करा लेना, वो छोटा पड़ेगा, सही बात है। ठीक है, तो यहाँ से बस इतना ठीक है। हमें जो यहाँ से मेन चीज आएगी वो आगे आएगी। बाकी अब मैं बढ़ता हूँ आगे हमारी मेन चीज पे। नेक्स्ट आता है कोशी थ्योरम। कोशी थ्योरम क्या कहती है, ये देखो कोशी की जो थ्योरम है वो क्या कहता है। कहता है इफ एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन, एफ जेड तुम्हारा एक एनालिटिक फंक्शन है, इफ एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन एंड सी इज ए क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व मतलब जो शुरू होकर खत्म हो रहा है, सी इज ए क्लोज्ड कर्व। या मेरे को एक चीज और लिखनी थी, जरूरत पड़ेगी। एफ इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑन डोमेन डी, डोमेन स्पेसिफाई ऑन डोमेन डी एंड सी इज ए क्लोज्ड कर्व, सी एक क्लोज्ड कर्व है उसी डोमेन के अंदर, इनसाइड डी। सी क्या है तुम्हारा, एक क्लोज्ड कर्व है इनसाइड डी, इनसाइड डी। देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोज्ड कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओवर सी डी जेड, ये हमेशा कितना होगा तुम्हारा, 0 होगा। ये इंटीग्रेशन हमेशा कितना बनेगा, 0 बनेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने तुमसे कह दिया कि साइन जेड का इंटीग्रेशन करो डी जेड ओवर मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 3, ये पूछ लिया। अब बताओ ये एंटायर फंक्शन है, बल्कि ये तुम्हारा, ये तो बल्कि इनफैक्ट क्या है, ये एंटायर फंक्शन है कि नहीं है, एंटायर फंक्शन है। और ये डोमेन समझ आ रही है तुम्हें, अब ये डोमेन तो समझ आ रही होगी। ये क्या है, ये 0 0 पे सेंटर्ड एक सर्कल है 3 रेडियस का, ये 0 0 पे सेंटर्ड एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, 3 है ना। तो ये एक एनालिटिक फंक्शन है और क्लोज्ड कर्व है, सर्कल क्या होता है, क्लोज्ड कर्व होता है। अब देखो क्या इसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, क्या कोई एक भी ऐसा पॉइंट है जहां पे ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, ये हर जगह एग्जिस्ट करेगा, इसीलिए तो एंटायर है, हर जगह इसका ये हर जगह डिफरेंशिएबल होगा। समझ आ रही है मेरी ये बात। तो इसका इंटीग्रेशन फिर तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है, ये 0 होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 होगा। और देखो जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें कह दिया 1 ओवर जेड स्क्वायर माइनस का 5z प्लस का 6 डी जेड, ये इंटीग्रेशन पूछा है ओवर सी, सी क्या डिफाइन की हुई है, मोड जेड इज इक्वल टू 1। बताओ क्या इसको 0 बनाना समझ आ रहा है तुम्हें, इतना ही करेंगे फिर आज। क्या इसको तुम्हें 0 बनाना समझ आ रहा है। देखो कोशी थ्योरम लगेगी इसके अंदर, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है ना, कई बार नहीं बहुत बार आ जाता है, देख के बड़ा अजीब लगता है पर है आसान। क्या इसमें कोशी थ्योरम लगा पा रहे हो, देखो नहीं बना पा रहे।
हाँ देखो, सबसे पहले तो इस इंटीग्रेशन को देखो ध्यान से। इंटीग्रेशन क्या कह रहा है, इसके फैक्टर बन जाएंगे z-2 और z-3, dz, ये इसके फैक्टर बन गए। ये कहाँ कहाँ पे गड़बड़ कर रहा है, 2 पे और 3 पे। 2 पे और 3 पे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, 2 पे और 3 पे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। और अगर मैं तुम्हें डोमेन देखें, हम डोमेन में देखें, क्या ये पॉइंट इसके अंदर जा भी रहे हैं, क्या ये पॉइंट इसके अंदर जाएंगे, एक रेडियस का सर्कल है, ये वाला पॉइंट क्या है तुम्हारा 1 0 है। और हमारा जो गड़बड़ करने वाले पॉइंट है वो एक तो 2 है और एक वो क्या है 3 है, एक तो 2 है और एक क्या है 3 है। तो क्या गड़बड़ करेंगे, नहीं करेंगे। ये फंक्शन इसके अंदर बढ़िया तरीके से एनालिटिक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 इस क्लोज्ड कंटूर से, क्लोज्ड कर से बाहर है, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। समझ रहे हो, तो इस तरीके से देख सकते हैं। अभी हम इसके अंदर काफी चीजें डिस्कस करेंगे, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला देखेंगे, रेजिड्यू निकालना सीखेंगे, रेजिड्यू एट इन्फिनिटी देखेंगे, काफी सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, कल इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बोलो समझ गए, कुछ डाउट है तो बोलो, नहीं तो चलते हैं फिर। कोई डाउट है तो बताओ, हो जाएगा। कोई डाउट है, नहीं है, चलो ठीक है फिर, बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अब मिलेंगे हम कल, कल इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बाय।